हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी वालों के लिए लेके आ गए हैं एक बार फिर से ज्योग्राफी पॉलिटी का PYQ प्रश्न। तो चलिए जानेंगे इसका विस्तार से बिल्कुल सॉल्यूशन। पहला नंबर देख लेते हैं। कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है, पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट कि कावेरी नदी का जो बेसिन की बात आई है, तो ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु तमिलनाडु और क्या कहता है, कर्नाटक में क्या है, फैला हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि फैला हुआ कहाँ तक। ठीक, तो तमिलनाडु और कर्नाटक तो हो गया, और नहीं पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश तक नहीं फैला हुआ है। चलिए अब कावेरी नदी से और आगे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम के लिए, उसको देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कावेरी नदी का आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है। कुल लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो लगभग है 800 किलोमीटर। कितना, तो 800 किलोमीटर ये हो गया इसका लंबाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम में आपको ध्यान रखना है कर्नाटक का क्या हो जाएगा, कुर्ग जिला का ब्रह्मागिरी पहाड़ी से क्या होता है, कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो ये एक पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ आपसे कई बार पूछा गया है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये कावेरी नदी पर ही स्थित हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि बाएं तट से इसकी सहायक नदियों का नाम पूछ सकता है। तो बाएं तट से अगर हम बात करें सहायक नदी में कि क्या क्या हो सकता है, ठीक, तो जिसमें देख लीजिएगा हेमावती ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको अलग करना रहेगा या मिलान करना रहेगा, सिमसा नदी, ये सब। और एक दो ध्यान रख सकते हैं चूंकि प्रमुख है, लोका पावनी नदी, ये सब जो है ना बाएं तट से सहायक नदी है, किसकी, कावेरी की। तो इसी तरह से आपसे दाएं तट से भी सहायक नदी पूछ सकता है। तो दाएं तट में आपको किसका ध्यान रख लेना है, दाएं तट में आपको ध्यान रख लेना है अमरावती नदी, और क्या कहता है सुवर्णवती नदी, फिर हो जाता है आपका भवानी नदी। ये सब दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदी है, किसका, कावेरी का। तो एक एक पॉइंट आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए आगे की प्रश्न को देखेंगे। और ज्योग्राफी पॉलिटी का मिक्स प्रश्न है और पहले भी कराया जा चुका है, तो आप लोग वो क्लास भी देखा करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अलास्का है, रोड द्वीप है, कैलिफोर्निया है, और यह एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इनमें से जो हो जाएगा अलास्का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। वहीं अगर बात करें कि अलास्का का क्षेत्रफल के बाद तीन बड़े राज्य की अगर हम बात कर ले तो उसमें नाम ध्यान रखिएगा, टैक्सेस, कैलिफोर्निया और क्या कहता है, मोंटाना, यानी कि इन तीनों के क्षेत्रफल के योग से भी बड़ा है। इसके बाद के तीन बड़े बता रहे हैं, ठीक। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ पर है ऑप्शन बी में एक रोड द्वीप। तो इससे आप क्या ध्यान रख सकते हैं, रोड द्वीप। इससे आपको ध्यान में रख लेना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कुल 50 राज्यों में क्षेत्रफल में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा,
तो रोड डीप हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल की अगर हम लगभग में बात करें, लगभग तो 1214 वर्ग मील है। ठीक, वहीं यूएसए की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो तीसरा सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से। ठीक, चलिए आगे के प्रश्न को देखेंगे। और हाँ, आप लोग लाइक जरूर कर दिया कीजिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी? बताइए, कई बार आपको हम डिटेलिंग पढ़ा चुके हैं इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। और अगर हम इसमें पॉइंट की बात करें तो क्या ध्यान रख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि इसके तहत क्या हुआ, एक संघीय न्यायालय का क्या हुआ था, स्थापना किया गया था। इस तरह से भी एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, काफी बार आपसे ये पूछ लिया जाता है किसके बारे में, कथन के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 से रिलेट करके कथन दे देगा और पूछेगा कि ये किसने कहा था। उसमें जो मोस्ट रिपीटेड है, पहला पूछता है जो कि इस अधिनियम को क्या कहा था, कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है, लिख दे रहे हैं आप ही लोग के लिए ताकि नोट डाउन किया कीजिए, ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये कथन किसने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में? तो ये कथन कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कई बार बिहार के एग्जामों में रिपीट प्रश्न है और आगे भी मिल सकता है। उसी तरह से एक और सेंटेंस ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है आपको क्या, कि ये अधिनियम को पूर्णतः 1935 के अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ किसने कहा था? तो ये किसने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो हो सके ये दोनों स्टेटमेंट में से कोई आपका प्रश्न दिख जाए इससे रिलेट करके। आ जाइए 4 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डिब्रूगढ़, बी है तेजपुर, सी है सिलचर और डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो जब बात आई डिब्रूगढ़ और क्या है तेजपुर यहाँ पर ऑप्शन में, तो ये दोनों से आप ध्यान रख सकते हैं, ये दोनों ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर स्थित है, ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर स्थित है। हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कौन सा शहर नदी के तट पर? यहाँ पर होना चाहिए कि कौन सा शहर क्या कहता है, बराक नदी के, प्रश्न ये था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कर लीजिएगा, कि बराक नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ तो जान गए कि डिब्रूगढ़ और तेजपुर जो हो गया ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर स्थित हो गया। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी, सिलचर शहर जो है ना, ये किस नदी पर आपका स्थित है? तो बराक नदी के तट पर, बराक नदी के तट पर। तो इस प्रश्न को थोड़ा आप सुधार कर लीजिएगा सुन के। वहीं अगर बात करें, बराक नदी की बात आ गई है, तो बराक नदी जिसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, ये पूछ लिया जाता है। तो बांग्लादेश में बराक नदी को सुरमा नदी कहा जाता है। कौन नदी? तो सुरमा नदी। तो ये ध्यान रख लेना है। साथ ही साथ बात करें बराक नदी का, तो ये बराक नदी बेसिन में ध्यान रखिएगा, बराक नदी बेसिन में मासिन राम और क्या कहता है, एवं कौन सा स्थित है, चेरापूंजी स्थित है, जहाँ विश्व में क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होता है। तो ये भी एक आपसे पूछ सकता है। उसी तरह से आपसे ये पूछ लिया जा सकता है,
एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि बराक नदी जो है, बराक नदी ढाका के दक्षिण में, किसके दक्षिण में, तो ढाका के दक्षिण में किससे मिलती है, पद्मा से मिलती है, पद्मा से मिलती है। इस तरह से पूछ सकता है आपसे प्रश्न। और जो ये मिलती है तो इसकी जो संयुक्त धारा है वो क्या कहलाती है, ये भी प्रश्न आपसे शिक्षक भर्ती में पूछा जा चुका है। तो वो मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम बाद 1985 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किसके गारंटी की बात कही है। हम लोग केशवानाथ गोलकनाथ बहुत बात पढ़े हैं। आज क्या पूछा गया था, ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम बाद। तो इसमें किसकी गारंटी की बात हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा, जीने के अधिकार की गारंटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चूंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 21, कौन सा अनुच्छेद, तो 21 में क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये सब प्रश्न को देखिए, लिखने से ज़्यादा समझिए। दैहिक जहाँ लिखने का रहता है हम आपको खुद बोलते हैं। प्राण एवं क्या है, दैहिक स्वतंत्रता का क्या है, इसमें उल्लेख है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 में क्या है, जीने के अधिकार का गारंटी दी गया है और उसमें आजीविका का आधार क्या है, शामिल है। ठीक, तो यही तो हमसे पूछा जा रहा था कि किसके गारंटी की बात थी, तो जीने के अधिकार की गारंटी थी। और अगर बात करें, एक पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि मेनका गांधी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला, भारत संघ मामले जो कि 1978 के द्वारा क्या हुआ था, तो अनुच्छेद 21 का व्यापक व्याख्या किया गया है। व्यापक क्या किया गया है, व्याख्या किया गया है। तो एक प्रश्न ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसका व्याख्या किस मामले में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। आ जाइए अगले प्रश्न पे। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, मरुस्थल से प्रश्न आ चुका है। तो ये स्थित है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के भी दक्षिण पश्चिम भाग में क्या है, स्थित है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। ठीक, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का ही ये क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का पूछेगा तब ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ही हो जाएगा। उसी तरह आपसे पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तब कौन हो जाएगा, गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। तो इसको भी ध्यान में रख लेना है। और क्या पूछ सकता है, दक्षिण एशिया। इस तरह से देखिए प्रश्न क्या क्या पूछ सकता कि दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल, एकमात्र मरुस्थल पूछे तो तब क्या हो जाएगा, थार मरुस्थल। कौन मरुस्थल, तो थार मरुस्थल। तो ध्यान देना है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। ठीक, अगर थार मरुस्थल में भी आपको क्या ध्यान रख लेना है, थार मरुस्थल में कि यह जो है विश्व का अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, तब भी कौन हो जाएगा, थार मरुस्थल। और दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल तो भी थार मरुस्थल। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे की ओर चलते हैं और आप खुद देखिए, ये सब आपको हम कई बार डिटेलिंग में पढ़ाए हैं और प्रश्न आया हुआ भी है। तो इससे जो रिलेट करके बताए जाएंगे वो भी प्रश्न दिखेंगे। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। धन विधेयक तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आपसे वित्त विधेयक पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसको प्रस्तुत करना 75 दिनों की, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 75 दिन के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। अगर आपसे पूछे
वित्त विधेयक पारित करने की प्रक्रिया, वित्त विधेयक पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो अनुच्छेद 117 इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक, ये बात हो गई। वहीं वित्त विधेयक के संबंध में क्या होता है? संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है और वित्त विधेयक को क्या करेगा? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। धन विधेयक का बात करेंगे तो कई बार आपको क्लियर कर चुके हैं कि धन विधेयक की परिभाषा अगर पूछे कि किस अनुच्छेद में है तो आपको अनुच्छेद 110 से रिलेट हो जाएगा। लेकिन वही पूछे कि धन विधेयक प्रक्रिया किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा? तो अनुच्छेद 109 से। तो ये तीनों अनुच्छेद आपको ध्यान रख लेना है। आगे की ओर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? और अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग शिक्षक भर्ती वाले जो भी तैयारी में लगे, सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करें। और हाँ, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो अभी से ही लाइक कर दीजिए। और बिल्कुल देखिए, पेड बैच जैसा आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड बताया जाता है और वो भी बिल्कुल पेड बैच जैसा। तो आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आ जाइए 8 नंबर ज्योग्राफी पॉलिटी के प्रश्न में। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? बताइए, ये किनको नहीं पता होगा? तो ये किस भाग में हो जाएगा? दक्षिण एशिया। तो ये दिया, इसका तो आंसर हो गया कि दक्षिण एशिया भाग में स्थित है। ठीक, अब और क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है? तो सब इसी तरह से आपसे ये पूछ सकता है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो कौन सा महासागर हो जाएगा? हिंद महासागर स्थित है। ऑप्शन में आपको प्रशांत महासागर रहेगा, अटलांटिक महासागर रहेगा, लेकिन भारत के दक्षिण में कौन हो जाएगा? तो हिंद महासागर हो जाएगा। उसी तरह से आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारत की उत्तरी सीमा के रूप में किस पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? हिमालय की पर्वत श्रृंखला। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है, भारत से जो रिलेट करके मेन पॉइंट की बात हो रही कि भारत के कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो पाकिस्तान के साथ अपना सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हो जाएंगे? 5 राज्य हो जाएंगे। तो ये संख्या पूछ सकता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। वही पूछ सकता है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत क्या है? दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। दुनिया का क्या हो जाएगा? 7वां सबसे बड़ा देश है। तो एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। चलिए आगे की ओर बात कर लेते हैं। 9 नंबर आ चुका है। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? किसकी बात हो रही है? आयरलैंड की। तो इसमें बस आपको ध्यान रख लेना है कि 1801 में मिलाया गया था। कब? तो 1801 में मिलाया गया था। ठीक, 1707 जो यहाँ पर है, इससे एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि इंग्लैंड और क्या कहता है? स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ पूछ सकता है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से या यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो ये ईस्वी आपको ध्यान रखना है, 1707। तो इससे रिलेट करके आपको यहाँ पर यही पूछ लिया जा सकता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न पे 10 पे आ जाते हैं।
बेल्ट, डाउन्स, पंपास आदि शब्द किससे संबंधित है? बताइए, जो लोग रेगुलर देखते हैं, क्या ये आपको नहीं पढ़ाया हुआ? इतना बार डिटेलिंग से पढ़ाए हैं और यही प्रश्न देखिए पूछ भी गया है एग्जाम में, और आगे भी इससे संबंधित आपको मिलेगा, तो ध्यान देते ही नहीं आप लोग। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? अच्छी तरह पता हो जाएगा, कौन सा? घास का मैदान से संबंधित हो जाएगा। ठीक। और कितना बार रट, आप लोग को तो रट गए होंगे क्योंकि इतना बार लिखा चुके हैं, बता चुके हैं। बेल्ट है, तो ये बेल्ट दक्षिण अफ्रीका के घास को कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है। और क्या था? डाउन्स, तो डाउन्स की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। ठीक, मिलान के रूप में भी दे दिया जाता है। पंपास, तो पंपास की बात करेंगे तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है। ठीक, वहीं अगर बात करें, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब जो दिया हुआ है घास के मैदान, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो जाएंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो जाएंगे। ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक, उसी तरह से आपसे अगर पूछ लिया जाए पूछताछ, क्या? पूछताछ कि घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हंगराम कहते हैं। ये आगे आपको प्रश्न दिख सकता है, पूछताछ। और क्या पूछ सकता है? कैंटरबरी, कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ? तो न्यूजीलैंड में। और वहीं एक क्या पूछ लिया जाता है? प्रेरी घास का मैदान, जो कि उत्तरी अमेरिका से संबंधित हो जाएगा। और यही सब रिपीट ही होते रहता है बार बार। चलिए 11 नंबर को देख लिया जाए। और ज्योग्राफी पॉलिटी का पहले भी क्लास कराया गया है, तो रेगुलर रहिए और रिवीजन करते चलिए। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है, तो भली भांति आपको पता होगा कि ये कहाँ है, प्रशांत महासागर में स्थित हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से प्रशांत महासागर में भी ध्यान रख लेना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन हो जाएगा? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि पूछता है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त, इस तरह से भी घुमा के प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, जो कि यहाँ पर इस भाषा में पूछा गया है कि मेरियाना गर्त किसमें स्थित है, तो ये कौन सा हो जाएगा? मेरियाना गर्त ही हो जाएगा। मेरियाना गर्त, जिसे विश्व का सबसे गहरा गर्त भी माना जाता है, क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे गहरा गर्त भी, गहरा गर्त भी। तो ध्यान देते चलिए और लिखते चलिए। ठीक, वहीं आपसे पूछ सकता है कि प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी खाड़ी पूछे तो खाड़ी में कौन सा खाड़ी हो जाएगा? अलास्का का खाड़ी, अलास्का की खाड़ी हो जाएगी। गर्त की जगह खाड़ी ही पूछ लिया जाए। अगर पूछ दे प्रशांत महासागर का नाम पैसिफिक किसने रखा था, पैसिफिक नाम है ना प्रशांत महासागर का, तो ये नाम किसने रखा था, ये आपसे पूछ सकता है। तो नाम था उसका फर्डिनेंड मैगलन। क्या हो जाएगा? फर्डिनेंड मैगलन ने ये नाम उसका रखा था। वहीं आपको पता है पूछ लिया जाता है कि प्रशांत महासागर का ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ध्यान दीजिए कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, जो रिपीट होते रहते हैं बार बार प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। काली मिट्टी उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है, यानी किस फसल के लिए, तो बताइए। काली मिट्टी अच्छे से आपको पता है कि कपास के उगाने के लिए, तो ऑप्शन में देखिए कपास था ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि इनमें से
कोई नहीं। ठीक, वही बात करें, ये तो फसल का हो गया कि कपास हो जाएगा। कपास यानी काली मिट्टी की बात आई है। काली मिट्टी, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चौरनेजम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौरनेजम भी कहा जाता है। ठीक, और इसको जुताई वाला मृदा भी कहा जाता है। जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। किसको? तो काली मिट्टी की ही बात हो रही है। ठीक, काली मिट्टी की बात करें तो लोहा, चूने और क्या कहता है, कैल्शियम, पोटास, ये सब क्या है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है काली मिट्टी में? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन वही आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कमी पाई जाती है किसकी किसकी? तो नाइट्रोजन की, फास्फोरस की। नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या कहता है, जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है किसमें? तो काली मिट्टी में। ठीक, और इसको काली मिट्टी को जरूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में दे देगा कि किस किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान देना है। चारों ऑप्शन मौजूद रहे तो एक से अधिक रख लेना है। चौरनेजम, जुताई वाला मृदा, और भी इसको किस नाम से जाना जाता है? तो रेगूर मिट्टी के नाम से, करेल या करेला करेल रहेगा, करेल मिट्टी के नाम से ये सब साल किसको कहा जाता है? काली कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो एक चीज से कितने नाम है ये भी ध्यान रख लेना। चलिए 13 नंबर को, और लाइक करने का भी ध्यान रखना है, लाइक कमेंट करते रहा कीजिए। 13 नंबर पे आइए, फिर से आ गया है मृदा से संबंधित प्रश्न। तो लैटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? देखिए पूछता है ना कि किसका कमी भी पाया जाता है। तो लैटेराइट मृदा की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसमें सिलिका रसायन का कमी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। वहीं लैटेराइट मृदा से और क्या प्रश्न बन सकते हैं? लैटेराइट मृदा से, और ये आप ही के एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं। तो एक चीज तो कन्फर्म है कि मृदा से प्रश्न देखिए पूछता है कि ये लैटिन शब्द किससे बना है? लैटेर से बना है। ये लैटिन शब्द लैटेर से बना है। ठीक, और इसका अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ईट होता है इसका अर्थ। ये तो हो गई अर्थ की बात। ठीक, वहीं अगर बात करें फसल का इसमें, तो फसल लैटेराइट मिट्टी में ध्यान रखिएगा चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए क्या है? ये सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। कौन? तो लैटेराइट मिट्टी। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और इस मृदा का अगर हम बात करें तो कर्नाटक, केरल और क्या कहता है, एक और ध्यान रख लीजिएगा, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाया जाता है। चाय और कॉफ़ी इस मृदा में। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के जिलों में फैले ज्वारंतमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और उथला लैगून है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी। तो एक चीज आपको यहाँ कंफर्म हो गया कि इस तरह से भी घूम के प्रश्न घुमा के पूछ सकता है क्या, कि भारत की सबसे, पूरे एक लाइन में लिख लीजिए कि उत्तरी सरकार तट में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं क्या है? खारे पानी की झील है। लैगून एवं खारे पानी की झील है कौन? तो ये चिल्का झील है। और ये है कहाँ? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में है चिल्का झील, ये ध्यान में रख लेना है। ठीक, और यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत भी शामिल है। कौन? तो चिल्का झील। यहाँ एक द्वीप का नाम पूछ लेता है, नालाबान द्वीप। चिल्का झील के
अंतर्गत अनेक द्वीप अवस्थित हैं, लेकिन पूछ सकता है आपसे कि नाला बान द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो ये एक ध्यान रखिएगा। उसी तरह से आपसे पूछ लिया जा सकता है कि यहाँ पर जो पाए जाने वाले क्या है, संकटग्रस्त जीव में कुछ नाम इम्पोर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम के लिए, क्या क्या ध्यान रखना है। और ये सब आपका NCERT बेस्ड है। ग्रीन सी टर्टल, और क्या हो जाएगा, इरावदी डॉल्फिन हो जाएगा। और ध्यान रख सकते हैं ब्लैक बक, ये सब क्या है, यहाँ पर पाए जाने वाले संकटग्रस्त जीव हैं, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न का जवाब आपको दे देना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी की झील पूछेगा, तब आंसर क्या होगा। आप लोग आंसर देते ही नहीं है, दुख होता है, इतना मेहनत के बाद भी आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियाँ मिलेगी, ये आपको ज्योग्राफी के क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। तो कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, और ये भी ध्यान रखना है कि सियांग और कौन नदी, तो लोहित नदी। ध्यान होना चाहिए आपको, लोहित नदी से प्रश्न पूछा गया है शिक्षक भर्ती में, कई बार रिपीट हुआ है। तो लोहित नदी की अगर बात करें तो ये पूर्वी तिब्बत के जयाल छू पर्वत से निकलती है। किससे, तो जयाल छू पर्वत से निकलती है। ये एक पॉइंट इसमें आपको लिख लेना है, पूछ सकता है। और अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। ठीक, वहीं आपको और क्या पॉइंट लिख लेना है, चूँकि लोहित नदी की बात आई है तो लोहित नदी को ही जायु नदी के नाम से जाना जाता है। कौन नदी, तो जायु नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, वहीं आपको अच्छे से पता होगा क्या, कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को कहाँ बात आई है, तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो दिहांग नाम से। किस नाम से, तो दिहांग नाम से। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश का बात याद आया तो वहीं से आपको क्या कर दिया गया, लिखा दिया गया। ठीक, चलिए आगे की चर्चा कर लिया जाए। 16 नंबर, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। भारत कब स्वतंत्र हुआ, ये तो ध्यान रहेगा ही रहेगा भारतवासी को, पर श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ ये आपसे पूछ लिया एग्जाम में। तो ध्यान दीजिए, ये कब स्वतंत्र हुआ था। इसमें से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अगर हम बात कर लें तो 1948 है, 1947 है और 1945 भी है। तो ये हुआ था 1948 में, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 फरवरी 1948। एग्जैक्ट डेट भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक, अगर हम बात करें कि श्रीलंका क्या है, एक द्वीपीय देश भी है। क्या है, द्वीपीय देश है। ऊपर से आपको पता है कि इसका पहले नाम पूछ दे, पहले नाम क्या था, तो सिलोन के नाम से इसको जाना जाता था। किसको, श्रीलंका को। ठीक, और श्रीलंका की आबादी में अगर हम बात करें तो कई जाति समूह के लिए, लेकिन जो सबसे प्रमुख नाम है वो कौन सा आ जाता है, सबसे प्रमुख समूह की बात करें जातीय समूह में तो ध्यान दीजिएगा, सिहलियों का समूह आ जाता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया जा सकता है। ठीक, आगे की चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। देखिए, ये ऐसा प्रश्न है ना कि बिहार शिक्षक भर्ती में ही रिपीट हो गया है, मतलब इस तरह से 1 2 3 में ही। ठीक, तो ये प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मृदा। अभी तक आप देख चुके हैं कि 3 मृदा का प्रश्न मिल चुका है। वहीं लाल मृदा की बात करें तो मध्य प्रदेश,
दक्षिणी उत्तर प्रदेश। क्या कहता है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और क्या कहता है, मेघालय। ये सब क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, लाल मृदा पाया जाता है। तो क्षेत्र भी ध्यान में आपको रखना होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण, तो लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। और क्या पूछ सकता है, ध्यान में होना चाहिए कि इसमें, इस मिट्टी में तंबाकू, बाजरा, फसल की बात करें तो तीसी, दलहन, गेहूं, ये सब की क्या होती है, खेती की जाती है। किसमें, तो लाल मृदा में, यानी लाल मिट्टी में। कमी किसका पाया जाता है, तो इसमें कमी नाइट्रोजन और फास्फोरस का, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी इसमें भी पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। और एल्युमिनियम, लोहा, चूना, कांस, ये सब क्या होता है, अत्यधिक होता है। 18 नंबर पे चलते हैं। और ये फिर से चैनल संबंधित जानकारी, तो बस जो भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ क्लास को लाइक शेयर कर दिया कीजिए। और कोई कमेंट हो तो आप बता दिया करें, क्या आपका सुझाव है, क्लास आपको कैसा लगता है। चूँकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से प्रश्न तैयार किए जाते हैं। और अभी आपके लिए PYQ सीरीज भी चलाया जा रहा है और उसका निचोड़ सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो सपोर्ट करें। बाकी आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो कार्यकाल की समाप्ति से पहले ये कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब और राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। चलिए, मेन पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, राष्ट्रपति। ठीक, सबसे पहला पॉइंट कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगा, तो अनुच्छेद 52। ये पूछता है, इसको ध्यान रख लेना है। पूछ लिया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रणाली के माध्यम से होता है, तो ध्यान रखिएगा, एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये इसका क्या है, प्रणाली हो जाएगा। ये चीज ध्यान होना चाहिए। आपको पूछ सकता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो महाभियोग हो जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक, वहीं आपसे पूछ सकता है महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा, तो अनुच्छेद 61 से संबंधित हो जाएगा। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देते हैं, तो किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। जो प्रश्न बन सकते हैं कोशिश रहता है क्लियर कर दिया जाए। और क्या आपसे पूछ सकता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ये पूछता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 72 इससे संबंधित हो जाएगा। पूछ देगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो कौन दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और ये किस अनुच्छेद के तहत शपथ की बात आएगी, तो अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने का मुख्य कारण के रूप में माना जा सकता है। भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने का पूछ रहा है, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि साक्षरता एवं शिक्षा विकास भी हो जाएगा, संविधान सुधार एवं आर्थिक विकास भी हो जाएगा, और संविधान और इसकी आधारभूत संरचना,
यानी कि ये तीनों मुख्य रूप से कारण माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक से अधिक हो गया इसका राइट आंसर। तो ऐसे प्रश्न आपके लिए आसान हो जाते हैं क्योंकि आप इसको समझ लेंगे भाषा से ही। 20 नंबर पे चलिए, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्न में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो पंचायती राज मंत्रालय 2004 में। तो ऑप्शन नंबर बी हुआ इसका राइट आंसर। वहीं अगर बात करें कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान सभा में, कौन सभा में? तो संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किनके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, मन्नारायण अग्रवाल ने किया था। किसने किया था? तो मन्नारायण अग्रवाल ने किया था। ये एक प्रश्न पूछ सकता है। साथ ही साथ आपको अच्छे से पता है कि पंचायती राज का गठन पूछ दे कि किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 40 से संबंधित हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको संवैधानिक स्तर कब प्रदान किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। और कई बार आप ये सब पढ़ भी चुके हैं, इसीलिए बोलते हैं रिपीट होते रहता है, ध्यान दिया कीजिए, रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा। पंचायती राज दिवस पूछ लेता है, पंचायती राज दिवस की कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो 24 अप्रैल। चलिए आगे की ओर देख लिया जाए अंतिम प्रश्न को। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो ये विश्वास कौन करता था? कार्ल मार्क्स की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी हुआ इसका करेक्ट आंसर। वही कार्ल मार्क्स के नाम से चलिए और क्या पूछ सकता है? ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा था। क्या था एक पुस्तक? द कम्युनिस्ट। कई बार पूछा गया एग्जाम में, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक, ये पुस्तक इसी के द्वारा लिखा गया था, जिसमें ध्यान रखिएगा सर्वहारा एवं बुर्जुआ के बीच जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, वर्ग क्या कहता है, इस तरह से लिख लीजिए, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसके बारे में प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से एक प्रश्न बनेगा ही। और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही ध्यान रखिएगा कि कार्ल मार्क्स और एक नाम देखिए ऑप्शन में दिख रहा है आपको, फ्रेडरिक एंगल्स। ये दोनों ने मिलकर 1848 में क्या किया था? एक कौन सा प्रसिद्ध घोषणा पत्र लिखा था? वो घोषणा पत्र में ही नाम कौन सा आ जाएगा? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो किसी तरह से भी आपसे घुमा के प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही। बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।